जब मैं पहली बार कोटा गया तो वहाँ का माहौल बहुत ही डिफरेंट था। मतलब ऐसा लगता था कि ये कुछ दूसरा कंट्री है और इस कंट्री में खाली बच्चे ही रहते हैं। बच्चे मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास में जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो मेरा हाथ सबसे आखिर में खड़ा होता था। पहले एग्ज़ाम की पहली रैंक जब आई तो वो कई थाउजेंड्स में थी। मैं अपनी गलती को तो समझ गया कि भाई ये गलती हुई कि सिर्फ फिज़िक्स पढ़ने से तो होगा नहीं, आईटी तो करनी नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद ये मैंने बता दिया कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अब रैंक जो भी है, एक मेरा फ्रेंड है वो फ़ोन की बोले कि हमें तुम्हारा नंबर पता चल गया कितना है? मैं पूछा बताओ कितना है? तो दैट वाज़ 701। नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर राय अमृतनाथ साय है। मैं एक प्रोफ़ेशन से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। एट प्रेजेंट मेरी पोस्टिंग एज ए सीनियर रेजिडेंट है पटना मेडिकल कॉलेज में और मेरा खुद का अपना अस्पताल भी है। मेरे फादर भी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर ही हैं और मेरी शुरुआत की पढ़ाई जो थी प्राइमरी एजुकेशन जिसे बोलते हैं 6-7 क्लास तक का, वो पूर्णिया में हुई। पूर्णिया में जब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ा और पूर्णिया का स्कूल हमारे लिए लगा कि नहीं छोटा पड़ रहा है और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो मुझे घर वालों ने शिफ्ट किया पटना। मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे फादर डॉक्टर हैं और मुझे बनने का मन भी था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं कभी उस लाइन पे मेहनत किया ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे पता भी नहीं था कि लेवल ऑफ़ कॉम्पिटिशन क्या है। मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दूँगा, एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, फिर डॉक्टरी में एडमिशन हो जाएगा, ये सब। लेकिन दिस वाज़ नॉट लाइक ए फेयरी टेल, मतलब ऐसा होता नहीं है। तो जैसे हर बच्चे जाते हैं कोटा, तो मैंने जाके वहाँ एलएन में एडमिशन लिया अपना। तो एलएन में बहुत सारे तरह के कोर्सेज़ होते थे, लीडर होता था, अचीवर होता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था किस में क्या करना है। लेकिन फाइनली एक किसी कोर्स को मैंने पकड़ा, उसमें बोला कि चलिए इसी को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं पहली बार कोटा गया, तो वहाँ का माहौल बहुत ही डिफरेंट था। मतलब ऐसा लगता था कि ये कुछ दूसरा कंट्री है और इस कंट्री में खाली बच्चे ही रहते हैं। मतलब मिडिल एज ग्रुप के पीपल्स दिखते ही नहीं थे। अगर किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी जगह खाने जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो जो बच्चे दिखते थे वो 15 से 20 साल, 22 साल तक के बच्चे दिखते थे। वो पूरा इकोनॉमी जो कोटा का लगता था वो बच्चों पे टिका हुआ है। मतलब बच्चों को जो अच्छा लग रहा है, कैफ़े है, खाने का स्टॉल है, कपड़े की दुकान है तो खाली बच्चों का कपड़ा मिल रहा है, इस टाइप का था। तो लगा कि यहाँ तो सिर्फ़ बच्चे ही बच्चे लोग हैं, कोई बड़े दिखते ही नहीं हैं। तो पहला दिन था मेरा वहाँ पे कोटा में, एक पीजी देखा वहाँ पे मतलब रहने के लिए अपना सब व्यवस्था किया, बेडिंग-वेडिंग, खाने-पीने के लिए कुछ स्नैक्स ये सब करके। पहला दिन जब रात में सब लोग छोड़ के आ गए कि अब यहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो रात में हम गए मेस में खाने कि चलो अब मेस का भी खाना खाया जाए। नानी के घर पे तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता था। तो पहली बार मेस में गए तो काफ़ी मोटी-सी रोटी, पानी जैसा दाल, मतलब आधा रोटी खाते-खाते तो मुझे लगा कि ये खाना तो अब टॉलरेबल नहीं है, इसके अलावा और कुछ किया जाए। फिर काफ़ी ढूँढने के बाद 1-2 कुछ ढंग के मेस मिले, जहाँ खाना भी ठीक-ठाक मिल जाता था। फिर लगा कि अब खेल-कूद का तो माहौल है नहीं यहाँ पे, सब लोग पढ़ने ही में लगे हुए हैं और जब कोटा में कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर लगा कि लेवल ऑफ़ कॉम्पिटिशन क्या है। लोगों को यहाँ से बैठकर लगता है कि तैयारी करनी है मेडिकल का कर लेंगे और काफ़ी ईज़ी ये हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे देखे लोगों को पढ़ते हुए, तो बहुत सारे बच्चे मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे, 20 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। रेगुलर टेस्ट हो रहा है एलएन में और लगता था कि अगर हम 10 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे तो इनसे कैसे कम्पीट कर पाएँगे। तो जब पहला एग्ज़ाम हुआ कोटा में मेरा, तो वहाँ पे हर एग्ज़ाम के बाद एक रैंक आती थी और जो टॉप 10 के लड़के रहते थे उनको सिल्वर मेडल दिया जाता था। तो जब मेरी पहले एग्ज़ाम की पहली रैंक जब आई, तो वो कई थाउज़ेंड्स में थी। तो मुझे लगा कि यार ये जो अंडर 20 आते हैं और जिनको हर सेशन में एक सिल्वर मेडल मिलता है, ये लोग कैसे पढ़ाई करते होंगे? क्लास में जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मेरा हाथ सबसे आखिर में खड़ा होता था कि भाई इसका आंसर मुझे पता है। तो जब धीरे-धीरे रहते-रहते चीज़ों को समझ में आने लगी और 6 महीने बीत गए, तो फिर मुझे पता चल गया कि अब पढ़ना कैसे है। तो जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं हमेशा फ़िज़िक्स पढ़ता था क्योंकि होता है ना ये एक डायरेक्शन जो कि इसमें मन लग रहा है तो यही चीज़ करते हैं, उस डायरेक्शन में मैं हमेशा पढ़ता था। तो इस कारण से मेरा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो और वीक होता चला गया क्योंकि जब पढ़ने बैठते थे तो फ़िज़िक्स पढ़ते थे, फ़िज़िक्स से न्यूमेरिकल बनाते थे, दूसरे-दूसरे बुक से बनाते थे। तो जब 1 साल के बाद जब ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम आया फिर वही एआईपीएमटी का प्री का एग्ज़ाम, तो प्री मैंने क्वालीफ़ाई किया, लेकिन मेंस में उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं उसका मेडिकल कॉलेज मिल सके।
तो मैं अपनी गलती को तो समझ गया कि भाई ये गलती हुई कि सिर्फ फिज़िक्स पढ़ने से तो होगा नहीं, आईटी तो करनी नहीं है। तो फिर जो नेक्स्ट ईयर था उसमें मैंने केमिस्ट्री और बायो पे बहुत ही फ़ोकस्ड वे में ध्यान दिया और बाय द गॉड ग्रेस मेरा उस साल सिलेक्शन हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक करीबन 2000 था और स्टेट रैंक वही 150 के आसपास था। मुंबई के एक कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज था, महाराज छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट राउंड में मुझे वहाँ एडमिशन लेना था जाकर। फिर वो कॉलेज में वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा रीजनलिज़्म हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो अपना बिहार ही बढ़िया है, बिहार चलते हैं, वहीं के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। तो आईजीआईएमएस पटना मेडिकल कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर में आके एडमिशन लिया। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद ज़ाहिर सी लगता है अब तो डॉक्टर बन गए, अब तो कोई बात ही नहीं है। वाइट एप्रन पहन के कैंपस में घूम रहे हैं और जो लोग पूछ रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम तो डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ये यूफ़ोरिया रहता है कि हम डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर जैसी फीलिंग आती नहीं है। बस लगता है कि अब हम डॉक्टर तो बन गए, अब तो एडमिशन हो गया। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का जब फर्स्ट टाइम डायसेक्शन हॉल में जाते हैं तो उसका अलग प्रॉब्लम रहता है कि भाई फॉर्मेलिन का पहला बार एक्सपोज़र होता है, आँख से पानी गिरता है और चक्कर आता है, फर्स्ट टाइम स्कालपेल मिलता है। वो सब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा भी आता है, लेकिन वो सब फॉर द टाइम बिंग होता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको लगता है कि अब लाइफ़ में एमबीबीएस के अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो कि समझनी चाहिए, जो कि आगे अब क्या करना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझने में थोड़ा लेट कर देते हैं कि अब एमबीबीएस बन गए। एमबीबीएस डॉक्टर का इन इन ए सोसाइटी आप अगर आज की डेट में किसी से पूछें कि आप जा रहे हैं इलाज करवाने, आप किससे करवाइएगा? और कोई आपको कहे कि ये एमबीबीएस का डॉक्टर है, इनसे करवा लीजिए, तो आप नहीं करवाने वाले हैं। क्योंकि आज की डेट में सुपर स्पेशलाइज़ेशन, स्पेशलाइज़ेशन ये सब काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो चुका है। तो मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे स्पेशलाइज़ेशन तो करना ही है। उसके बाद मेरी तैयारी धीरे-धीरे आगे बढ़ी, तो फिर मैं एग्ज़ाम देता था, मतलब टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं बहुत सारे वो देता था या फिर बुक सॉल्व करता था और गाइड बुक्स होते हैं वो सॉल्व करता था। तो ऐसे करते-करते लास्ट की जो इंटर्नशिप कंप्लीट होते-होते तक जो नोट्स मैंने फाइनल थर्ड ईयर में बनाए थे 100 पेजेज़ के, 100 पेजेज़ ऑलमोस्ट थे एक नोट्स के, वो 200-300 पेजेज़ के हो गए। तो वो नोट्स जो थे जिसको ऑलरेडी मैं 7 बार 10 बार पढ़ चुका था और उसमें सारे कंसाइज़ सिलेबस थे। तो दैट वाज़ जस्ट लाइक ए मिरेकल। तो एग्ज़ाम देने के बाद ये मैंने बता दिया कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अब रैंक जो भी है, अब रैंक अंडर 100 आए या फिर अराउंड 2000 आए, ये नहीं जानता, लेकिन इस बार मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो जब फरवरी 7 जनवरी 2018 को एग्ज़ाम हुआ, अराउंड 30 जनवरी रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आया तो जैसे सब होता है सर्वर डाउन हो गया। तो 2 दिन हो गए, 2 दिन तक मुझे अपना नंबर नहीं पता चला। फिर मतलब इस बार तो देखते हैं अब होगा नहीं होगा तो फिर दिल्ली तो है ही, दिल्ली जाना है फिर तैयारी करने, जैसे कोटा गए थे वैसे जाना होगा दिल्ली। लेकिन 2 दिन बाद मुझे रात में 12-1 बजे के आसपास एक मेरा फ्रेंड है वो फ़ोन की, बोले कि हमें तुम्हारा नंबर पता चल गया, कितना है? मैंने पूछा बताओ कितना है? तो दैट वाज़ 701। तो 701 मीन्स इट वाज़ अबव मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशंस। मुझे लग रहा था अराउंड 650 होगा, 690 होगा, 699 होगा, तो 701 इज़ बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। फिर मुझे लगा कि चलो इस बार ये तो है कि मैं अपने कॉलेज में टॉप कर गया हूँ, है ना? तो और मेरा इस बार सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। अब रैंक कितना आता है? जब रैंक आया तो मेरा ऑल इंडिया रैंक अराउंड 2000 था, लेकिन बिहार में स्टेट रैंक मेरा 6 था। तो मुझे ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। हड्डियों को जोड़ना, प्लेटिंग, नीलिंग करना, ये सब मुझे पता था क्योंकि मैं ड्यूटी करता था अपना आईजीएमएस में, तो मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता था वो चीज़। जब 3 साल की एमएस डिग्री मेरी कंप्लीट हुई, तब तक मेरे पास इतना नॉलेज और इतना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज था कि आई वाज़ अवॉर्डेड बाय 2 गोल्ड मेडल्स इन ऑर्थोपेडिक्स इन पटना मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आर सी राम मेमोरियल, डॉक्टर ए के सिन्हा मेमोरियल गोल्ड मेडल। मैं जोश टॉक के मंच से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लोग भी एमएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ों को हल्के में लेना एकदम से छोड़ दें, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है एज़ ए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से ही पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का लेवल और ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है अब। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं 3 चीज़ों को ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। पहला कि आप जो जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरा फुल डेडिकेशन से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि अगर आप लग रहा है कि 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है तो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए जिसकी मुझे तमन्ना है,
तो वो नहीं मिलने वाला है। दूसरा कंटिन्यूटी, कि आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप साल के 2 महीने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बाकी के 10 महीने पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और तीसरा कि स्मार्ट वर्क। MBBS एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, मतलब 19 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट को पढ़ने के आदमी अपना सारा ज़िंदगी दे देता है, तब भी वो कंप्लीट नहीं होता है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं पूरी ज़िंदगी ऑर्थोपेडिक्स करूँ और ऑर्थोपेडिक्स सारा कुछ सीख जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक MBBS के बच्चे के लिए 19 सब्जेक्ट पढ़ना और 19 सब्जेक्ट पे पूरा कमांड कर लेना, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए और फोकस रहिए अपने काम पे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।